अरविंद केजरीवाल से मिलने इस वक्त एक और बड़ी खबर कि तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ये काफिला आप देख रहे हैं गाड़ियों का तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। पहले से अनुमति ली गई और मान के साथ आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक भी मौजूद हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से बताया जा रहा है आधे घंटे का समय है जब मुलाकात उतने दरमियान हो सकती है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी इस मुलाकात पर हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, अभी क्या हो रहा है? अंदर जा चुके हैं क्या भगवंत मान मिलने के लिए? जितेंद्र, बिल्कुल, देखो आपको बता दूं कि भगवंत मान जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। उनके साथ में संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और 12 बजे का वक्त जो सुनिश्चित किया गया था, उनकी मुलाकात होगी जो कि तकरीबन 20 मिनट चलेगी। और उसके बाद भगवंत मान जब बाहर आएंगे इस मुलाकात के बाद, तो वो बताएंगे कि आखिर उनकी मुख्यमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई। तो अभी जो है भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आबकारी मामले किस मार्च से गिरफ्तार किए गए थे, दोनों की मुलाकात तिहाड़ जेल में चल रही है। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए। आज न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की और 15 अप्रैल को ये समय निर्धारित था भगवंत मान मिलेंगे तिहाड़ जेल में जाकर। इस पर नजर रहेगी। एक और बड़ी खबर जो ये है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की ही अर्जी पर सुनवाई होनी है देश की सर्वोच्च अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली मंगलवार को और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, रिमांड को चुनौती दी है जो कि ईडी ने ली थी। उसके बाद गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई है। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। और आपको अब बता देते हैं कि गिरफ्तारी को चुनौती अर्जी में आधार क्या है, बेस क्या है। गिरफ्तारी को चुनौती अर्जी में क्या कुछ आधार बनाया गया है। गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया रही, पूरा प्रोसेस रहा और तरीका अवैध बताया गया है। पीएमएलए की धारा 19 का गलत इस्तेमाल हुआ, यह भी अपनी अर्जी में कहा गया है। 6 अभियुक्तों के बयान विरोधाभासी हैं, ये भी कहा गया है। बहुत देर से दिए बयान पर कार्रवाई हो रही है और 6 अभियुक्तों को सरकारी गवाह बनाया जाए, ये भी अर्जी में शामिल है। गिरफ्तारी के लिए 9 महीने तक इंतजार किया गया और चुनाव के समय अवैध तरीके से कार्रवाई की गई, यानी जानबूझकर ये समय चुना गया चुनाव का, तब गिरफ्तारी हुई। बयान के अलावा दूसरा कोई सबूत नहीं है, ये भी अर्जी में है अरविंद केजरीवाल की। कोई कानूनी या तथ्यात्मक सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता का बयान भी नहीं लिया गया है, ये भी अर्जी में शामिल है। अपराध के अनुमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। लोकतंत्र के सिद्धांतों का हनन किया गया। ईडी के अधिकारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो ये कुछ अर्जी, ये जो प्रमुख पॉइंट्स हैं जो हमने आपको दिखाए, जो अर्जी में अरविंद केजरीवाल के शामिल है। लेकिन कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त था और पीयूष पांडे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या बताया जा रहा है, कब तक हियरिंग शुरू होगी? प्रीति, देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच एक अन्य मामले पर सुनवाई कर रही है। जैसे ही वो सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी। ये विशेष अनुमति याचिका अरविंद केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी और अभी आपने जो 10 आधार बताए हैं वो लगभग हाईकोर्ट में भी वैसे ही आधार अरविंद केजरीवाल की ओर से रखे गए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, तो हाईकोर्ट के आदेश में उन्होंने कई खामियां बताई हैं और ये कहा है कि हाईकोर्ट कई पहलुओं को देखने में विफल रहा है। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उन पहलुओं पर गौर करके अरविंद केजरीवाल को राहत दे। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करने के बाद ईडी से जवाब तलब करता है या फिर उनकी याचिका सिरे से खारिज करता है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर रीजंट जजमेंट दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ज़रूर करेगा और ये संभावना बनती है कि ईडी इस मामले पर जो हाईकोर्ट में स्पष्ट कर चुकी है सारी स्थितियों को, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेगी। जी प्रीति, बिल्कुल बड़ी बात पीयूष आप बता रहे हैं कि किस तरह से हाईकोर्ट के सामने आधार रखा गया और जो आधार रखा गया उससे राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन इसमें प्रमुख आधार ये भी बताया गया है कि खास करके ये कार्रवाई उनके खिलाफ इसीलिए हुई क्योंकि चुनावी साइकिल चल रही है, इलेक्शन साइकिल चल रही है और इसीलिए मोटिवेटेड मैनर में ये किया गया। इलेक्शन कमीशन ईडी को इस मामले में लगाया गया, ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की है। ये बेस बनाया गया है अपने केस को लेकर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने।
मुझे लगता है जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीयूष, मैं आप ही के पास आ रही हूं। जो बेस बनाया गया है उसमें सबसे प्रमुखता से यह बिंदु उठाया गया है कि आपने इलेक्शन होने की वजह से जानबूझकर इसमें गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की और रिमांड पर लिया गया इस इलेक्शन साइकिल ताकि प्रभावित हो, पार्टी प्रभावित हो। बिल्कुल, देखिए यही प्रमुख आधार बनाया गया और यही हाईकोर्ट में भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति को अलग से छूट नहीं दी जा सकती, सभी के लिए कानून समान है। और ईडी ने भी यही कहा था कि आखिर वो कौन सा वक्त चुनती जो इनके हिसाब से उचित रहता, चूंकि किसी आरोपी या अभियुक्त के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर हाईकोर्ट अपने फैसले में स्पष्टता दे चुका है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो पूरी ईडी की कार्रवाई है उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानता भी है या फिर वो जो हाईकोर्ट का फैसला था उसी आधार पर वो फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ये स्पष्ट कर देगा कि ईडी की ओर से की गई जो गिरफ्तारी है वो आपके समय के हिसाब से नहीं की जा सकती है। तो ये एक प्रमुख आधार है, चूंकि चुनाव सर पर हैं और चुनाव की घोषणा के बाद ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई, लेकिन आपको देखना ये होगा कि 9 सम्मन इसके पहले जारी किए जा चुके थे और अरविंद केजरीवाल लगातार पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद उनकी ही याचिका पर दत्ता की जो बेंच है वो कुछ ही देर में असेंबल होगी। इससे पहले दूसरा मामला सुना जा रहा है, जैसा कि पीयूष हमें जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, जानकारी देने के लिए। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का मनोज तिवारी पर सवाल सामने आया है। मनोज तिवारी एक काम किए हों तो बताएं, ये कन्हैया कुमार ने तंज कसा है। जनता सवाल जरूर पूछेगी, उन्हें जवाब देना होगा। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार जो कि सवाल पूछ रहे हैं। कन्हैया की उम्मीदवारी पर मनोज तिवारी ने भी फिर सवाल उठाए हैं। क्या कांग्रेस को देश का सम्मान करने वाला उम्मीदवार नहीं मिला? ये मनोज तिवारी ने सवाल पूछा है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो। मेरा मानना है कि जो भी आया है ना वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट को लेकर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट मिलने के बाद उदित राज के घर जश्न का माहौल है। टिकट मिलने के बाद उदित राज ने टीवी9 से खास बातचीत में बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया। SC/ST को सम्मान की बात बीजेपी का एक झूठा वादा है, उदित राज ने आरोप लगाया। और उदित राज ने कहा कि जनता के लिए एक कॉल पर मैं उपलब्ध रहता हूं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदित राज जी हैं। सर, इस पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको टिकट मिला है। तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं। 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है नौकरी को। 30 लाख पक्की नौकरी और किसानों का कर्ज माफ़ी, MSP, महंगाई के ऊपर रोक, जाति जनगणना, सबके हक की बात, आरक्षण की सीमा 50% से टूटे, ये है बात। एक फ़ोन पर काम करने वाला मैं हूँ। पूरा लोकसभा जानता है कि एक फ़ोन पर कोई भी मिला मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं गया है। कौन कौन से काम कराएंगे कि जनता जानेगी, फिर आपको कॉल भी करेगी?
वो जनता से आप बेहतर है कि मेरे जनता से जाके वहाँ लोकसभा में पूछ लीजिए। एक 2-4% की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, 90% आदमी कहेगा भाई ऐसा सांसद न आया है न आएगा, जाके पूछ सकते हैं आप। तो कल प्रधानमंत्री ने भी अपने जो घोषणा पत्र जो जारी किया है बीजेपी का, जो उसमें उन्होंने बोला है कि SC/ST के लिए उनको भी सम्मान देंगे। उसने घोषणा पत्र में बोला बिल्कुल मतलब झूठ। अरे मोदी जी ने 10 साल में आरक्षण खत्म कर दिया, नौकरी खत्म कर दिया, बची कहाँ रह गई। आगे अगर जीत गए तो जो कल बहुत खतरनाक बात कही कि एक राष्ट्र एक चुनाव, अर्थात ये संविधान बदल डालेंगे। तो अब संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई है। ये तो पहले भी बोल चुके हैं वो कि अंबेडकर आ जाएं तब भी संविधान नहीं बदल सकते, खुद भी आ जाए तब भी। अरे प्रधानमंत्री काम ही झूठ बोलना होता है। 2 करोड़ रोजगार दिया, पूरा हुआ वादा? एक भी वादा मुझे बता दे। 55-56 ऐसे वादे किए देश के सामने जिसको एक भी पूरा किया हो। जो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, MSP की भी वादा इन्होंने किया। सबको मकान 2022 तक मिल जाएगा, विदेश से काला धन आ जाएगा, डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होगा। डॉलर अब रुपया गिरता जा रहा है, एक भी काम कर पाए हैं क्या? और दिल्ली के दंगल में जो दिल्ली की चांदनी चौक से सीट है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार JP अग्रवाल ने कहा है कि उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सरकार स्थानीय मुद्दे सुलझाने में नाकाम है, ये कहना है JP अग्रवाल का। चांदनी चौक से कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता JP अग्रवाल को अब लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। खुद JP अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। JP जी, क्या मानते हैं, सबसे पहला सवाल, क्या चुनौती आपको लग रही है इस बार? सर, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और जो मौजूदा सरकार है वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें 100% फेल है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जैसे आप महंगाई देख लें, क्या बुरी हालत है, लोग उस महंगाई की मार से उबर नहीं पा रहे। घर का जो बजट है वो लोगों का बिगड़ गया। आप उसके बाद बेरोजगारी देख लें, जो पहले हमारे समय में नौजवान स्कूल और कॉलेज से निकल के सीधे उसको कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में, किसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी, सरकारी नौकरी मिल जाती थी। सब बंद है, सरकारी नौकरी भी बंद हो गई, तो लोग कहाँ जाएं? और जो हमारे व्यापारियों की समस्या है, जिस तरह के कानून ये बना देते हैं, जमबर्जिया बना दिया, और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 10 साल में इस सरकार में दिल्ली के इतने सांसद रहे, किसी की आवाज़ सुनी आपने? जी हाँ, तो बात दिल्ली की हो रही है तो वक्त हो चला है हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंच गए हरिनगर, जो कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। बड़ी खास बात है, आज जब हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं, अब पूरी तरह से दिल्ली की जो लड़ाई है, चुनावी दंगल, वो स्टार्ट हो गया है। बाकी 3 सीटों पर भी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार पर पशुपेश था वो क्लियर हो गया। उदित राज, कन्हैया कुमार, JP अग्रवाल, ये वो नाम है जो कि कांग्रेस की तरफ से सामने आ गया। हालांकि सीट की बात करें वेस्ट दिल्ली, यहां पर महाबल मिश्रा वर्सेस कमलजीत सहरावत, यह मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। मुकाबला कैसे देखा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए भगवंत मान पहुंचे हुए हैं तिहाड़ जेल के अंदर। बहुत सारे मुद्दे सभी पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बार के मुकाबले से हम शुरुआत करते हैं। इस बार मुकाबला कैसा है? इस बार मुकाबला बड़ा टफ रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ने की बात करते थे, तो भ्रष्टाचारी लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हीं को लेकर आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, किसकी बात आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी की डेफिनेशन क्या है ये बताएं पहले। चाहे वो नवीन जिंदल है, चाहे हेमंत बिस्वा है, चाहे वो हमारे आप देख रही है जो उन्होंने अजीत पवार हैं, सभी तो भ्रष्टाचारी। 25 भ्रष्टाचारियों को टिकट उन्होंने दिया है। क्या ये बातें, ये मुद्दे क्या दिल्ली की जनता के बीच में भी हैं क्या? बिल्कुल दिल्ली की जनता के बीच में मुद्दे हैं। दिल्ली में उन्होंने अपनी टिकटें बदली तो किस लिए बदली? उनके सांसदों ने काम नहीं किया था, उन्हें भी पता है, इसलिए उनको टिकटें बदलनी पड़ गई। अगर मोदी लहर होती तो वो अपने सांसदों की टिकट क्यों बदलते? इससे पता चलता है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, क्योंकि विकास पे
और इस पे बेरोजगारी पे और महंगाई पे तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे? भगवंत मान अभी इस वक्त मुलाकात करने के पहुंचे भी हुए तिहाड़ जेल। ये गलत किया है, चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। आज तक कभी सुना आपने ऐसा? कोई उसके पास कुछ मिला? एक पैसा नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही भाई आबकारी में घोटाला हुआ, आबकारी नीति में, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी जो मर्जी लगाती है ना, उसके तो घर की खेती ईडी, जिसको चाहे अंदर कर दे। कार्रवाई तो सेंट्रल एजेंसी ईडी ने की है ना। समय की बात नहीं है, वो किसके थ्रू काम कर रही है? बीजेपी के थ्रू। जो बीजेपी कह रही है वो कर रही है। अगर आज केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, इससे बड़ा ईमानदार धरती में बंदा नहीं होगा कोई। उसके बीजेपी ज्वाइन करने की देरी है। केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई होगा नहीं धरती के अंदर। ये क्या मैसेज जा रहा है गिरफ्तारी के बाद और इस वक्त जो पूरा परिदृश्य बना है, क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि केजरीवाल को अंदर करने के बाद हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, पर इसका जनता के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। और इसका गलत मैसेज ये जा रहा है कि आप नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों को मन में नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों के मन में गिरफ्तारी गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है, और वो गलत टाइम पे हुई है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने जो घोटालेबाजी किया उसकी पूछताछ होगी, वो अलग विषय है। पर चुनाव के टाइम ये गिरफ्तारी करना, लोगों के मन में भ्रम डालना, ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए गलती होगा। ठीक है, लेकिन एक और बड़ा मसला है, क्योंकि कानूनी पेश लगातार इस पर कानूनी सुनवाई हो रही है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो अरेस्ट किया गया, ईडी की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। आज इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के बाद सुनवाई होने वाली है। लेकिन आपको बतौर जनता क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि जो कोर्ट कर रहा है वो सही कर रहा है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जो भी काम होता है गवर्नमेंट एजेंसी जो उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। कोर्ट में तथ्य रखे, कोर्ट इनको बेल नहीं दे रहा है। बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो किया है ना इनने। नहीं, कोर्ट इनको बेल क्यों? आपको लग रहा है कि क्या वाकई में एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति में कुछ गलत हुआ है, घोटाला हुआ है? तो अगर घोटाला नहीं हुआ तो इनने विड्रा क्यों की? विड्रा कर ली ना, इसका मतलब दे आर सीट स्केर्ड कि ये कुछ गड़बड़ है, आगे और पकड़ी जाएगी। इनने खुद विड्रा की है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर घोटाला नहीं था तो विड्रा क्यों की? ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? किस बारे में पूछा? इसी बारे में भाई, जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से बोला जा रहा है हमारे पास एविडेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पीछे ये एविडेंस की बात करते हैं। अगर आप संजय सिंह की बात करते हैं तो उनको किस भी आप पे की बेल दी गई है? कोई एविडेंस नहीं मिला। 6 महीने या 5 महीने 4 महीने रखने के बाद के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिला। जब ऑलरेडी अगर ये बताया गया है, ये तो कानून बन गया ना पीएमएलए का। ये कानून ऐसा है कि इसके अंदर कोई आपकी सुनवाई नहीं है। लेकिन पिछली दफा दिल्ली हाईकोर्ट में बात रखी गई, 9 समन जारी किए गए, अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए। ये कहा गया पर्याप्त एविडेंस है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल अपनी बेल नहीं मांग रहा, पहली बात। अगर बेल मांगी होती, अरेस्ट को चैलेंज किया गया, गिरफ्तारी को चैलेंज किया। गिरफ्तारी हाँ की इलीगल की है। उनका कहने का मतलब यही है। वो आप भी समझते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये बातें सारी बताने की जरूरी है। वो जिस हिसाब से बताइए ना, आम जनता सोच क्या रही है, बिल्कुल आप बताइए ना। वो यही इसीलिए उन्होंने ये प्ली डाली है कि अगर ये मेरे को अगर यहाँ से राहत मिलेगी तो जितने भी बंद हैं वो सभी को राहत मिलेगी, बराबर हर एक को राहत मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई एविडेंस शो नहीं हो रहा उसके अंदर। क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट बता देगा। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अभी बता देगा कि मुजरिम है कि नहीं है। मुजरिम नहीं है, जमानत मिल जाएगी। मुजरिम नहीं है, केस क्विश हो जाएगा। आप बताइए, आ रहा हूँ आपके पास, आता हूँ। हाई कोर्ट तक बीजेपी ने अपने अंडर कर रखा है सब कुछ, तो हाई कोर्ट तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ईडी जब आप बात करते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आरोप लगा, मैं आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आज महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करती? आज बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती? सिर्फ आप बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम 370 और राम मंदिर को छोड़ दें, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये 4 चीजें वो एक तरफ रख दे। संकल्प पत्र देखा आपने? संकल्प पत्र देखा बीजेपी का मैनिफेस्टो? सब बकवास। उसके अंदर महंगाई की बात कहाँ है? उसके अंदर बेरोजगारी की बात कहाँ है? उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसकी बात कहाँ है? रोजगार की बात कही तो गई है युवाओं के लिए। क्या किया आज? जो उनका CIDSE गवर्नमेंट का एक करके देखो, जो गवर्नमेंट का एक संस्था है जो सर्वे करती है, वो कह रही है बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आम पब्लिक ये कह रही ना, आम पब्लिक कह रही है ना, टीवी सर्वे कह रहा है। ये बीजेपी की जो अपनी ग्रांट लेती है,
CIDS, उसका यह कहना है कि बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, नारी शक्ति, जो नारी शक्ति है ये बीजेपी। क्या आप कुछ बोल रहे थे, क्या है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा? चाह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है, रोजगार देने की बात थी, कहाँ है रोजगार? बल्कि आज की स्थिति यह है कि पिछले 50 वर्ष के इतिहास में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 13%, हिंदुस्तान में कभी भी 6%, 7%। ये मुद्दा है इस बार आप लोगों की भी? ये मुद्दा है, और सिर्फ कभी किसने? केजरीवाल ने। एक से क्या बोल रहे हैं आप? DCD क्यों भर्ती किए जब नहीं थी औकात देने? किसके बारे में बात कर रहे हैं? भर्ती करे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारे देश के जवान ऐलान कर दिए। क्या कर रहे हो आप? कोई नहीं कर सकता ऐसे, गलत बात है। कोई नहीं के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी नहीं, ऐसे में बातचीत नहीं हो पाएगी। नारेबाजी नहीं, बातचीत नहीं हो पाएगी। मुद्दों पर बात करें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तभी से मोदी जी हिले हुए हैं। केजरीवाल से डर लगता है उनको, इसलिए इसको डर लग रहा है। केजरीवाल जी से मोदी जी को डर लगता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तभी से डरे हुए हैं वो। दिल्ली में 7 सांसद कोई काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया कि कहीं दोबारा अब हम हार न जाएं। अरे भाई एक बात बताइए, बड़ा सिंपल सवाल है। एक मेरा सवाल 2014-2019 की बात करें, सातों की सातों सीटें क्लीन स्वीप बीजेपी के पास गई, तो फिर काहे का डर? क्यों आपको लग रहा डर लग रहा? अब की बार MCD आम आदमी पार्टी की बन गई दिल्ली में। विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, इनको डर है कहीं सांसद भी हमारे आम आदमी पार्टी के ना बन जाएं। इलेक्शन के दौरान ऐसा घिनौना काम करने का, जब रावण का अंत आया था उसे सीता का हरण किया था, इन्होंने तो राम का ही हरण। चलिए आप अपनी बातों को थोड़ा संयमित होकर रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके 400 पार का नारा आप दे रहे हैं तो आपको किसी का डर है? आप दिल्ली के 7 MP चेंज कर रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको एंटी वहाँ पर 10 में से 6 कैंडिडेट वो कांग्रेस को, ED का अपने लोगों में विश्वास नहीं है। अगर आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो आपको किस चीज का डर है? 2 मिनट बात करने दिए। जब तक आप 400 का नारा लगा रहे हो तो आप किसी का डर है? आप पूरे के पूरे MP चेंज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं, आप सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं का डर है ना। आप हरियाणा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेसी को, जो आप कहते हैं भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार में आके एक वॉशिंग मशीन बीजेपी। ये मुद्दे दिल्ली की जनता, बिल्कुल वॉशिंग पाउडर का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए होगी। भ्रष्टाचार की पूरी दिलाई करेंगे वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर से। कौन करेगा? अगर भाई तो बोलने दो, मुझे भी बोलने एक एक करके बोलने दीजिए। आप बोलने नहीं दोगे तो सुनोगे। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आरोप लगा रहे ना, 7 सांसद बदले, हमारे यहाँ पर भाई वो 4 नहीं है, बाप बेटा 4 नहीं है। हम अपने बाप बेटे को नहीं देते, हम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं। और कार्यकर्ता को टिकट किसकी बात आप कर रहे हैं? अभी ये सब पूछ रहे थे ना कि 7 सीटें बदल दी गई, सांसद की टिकटें कटी नहीं है। एक बात बताइए, इस बार जो मुकाबला है बीजेपी का, वो एक साथ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। बीजेपी का क्या लग रहा है, इस बार खेल बिगड़ेगा क्या? तो कोई मुकाबला नहीं, अगर किसी से मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि हमारे काम बोलते हैं। किसके काम? भारतीय जनता पार्टी के काम बोलते हैं, और सारे काम कर रहे हैं। कौन सा काम नहीं किए? सिर्फ भ्रष्टाचार को हटाया सबसे पहले। आप क्या बोल रहे हैं? कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने स्कूल बने, उसका कोई आंकड़ा है? कितने यूथ रोजगार नहीं है बच्चों के पास, उनका क्या है? वो विदेश जा रहे हैं आज पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी वगैरह कितनी बनाई गई? बीजेपी सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बन रही है सर? अच्छा, आप एक युवा है, आप कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? सर, हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, लेकिन जॉब ही नहीं है। क्या करेंगे उन डिग्रियों का? हमें ये बोला जाता है, रोजगार आपके लिए मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल है। हम लोगों को ये बोला जाता है कि पकौड़े बेचो, सड़कों पे जाके चाय बेचो। भाई चाय वाला एक PM बन गया, हम सारे PM नहीं बन सकते। हम लोगों को नौकरियां चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग नहीं बैठ सकते। हम पढ़ते हैं, हाँ जी, पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलती, नहीं मिल रही, सब बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं बेचारे। हम अच्छा यहाँ पर पीछे आना चाहूंगा।
आप बताइए, आप लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार का मुकाबला कैसा है? जो सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, विपक्ष निशाना साध लोगों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। जब ये चश्मा उतरेगा अनभक्ति का, तब मोदी जी को पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है, और हम ये जवाब वोट से देंगे। इस बार ये जेल का जवाब वोट से देंगे। बोल रहे वन साइडेड क्या मुकाबला बोल रहे हैं? 500 की 500 सीटें, 4 की 4 सीटें आप जीतेगी, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। ऐसा लग रहा है आपको? क्या आपको भी लग रहा है कि वन साइडेड मुकाबला इस बार? कोई वन साइड नहीं है, 400 पार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी तो कहते हैं। अच्छा, कल ममता बनर्जी बोल रही थी, आपने ममता बनर्जी को सुना? कल वो बोल रही थी कि भाई 200 पार भी करके दिखा दे, बहुत बड़ी बात। नहीं, बोलने में क्या जाता है, बोलने में कोई पैसे तो लगते नहीं, फ्री का माइक मिल जाता है, बोलने में क्या जाता है। 400 पार कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी, ये अभी बोल रहे थे और किसी को बोल। एक सेकंड सुन लेते, बोलिए ना, सुन लेते। आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बोलिए। और किसी को बोल लेने दो। बोलिए। ऐसा है श्रीमान जी, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। ये जो थोड़ी देर पहले करें, हाँ थोड़ी देर पहले करें मोदी डरता है, मोदी डरता है। भाई ये कभी कहते हैं मोदी, वो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को अंदर डाला जा रहा है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है कि विपक्ष से डर लग रहा है बीजेपी। चलो चलो सुनो, चलो मान लेते हैं मोदी डाल रहा है, तो कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रहा उनको? कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रहा? भाई कोई भी एजेंसी अरेस्ट करती है, कोई भी एजेंसी अरेस्ट करती है, इन्हें जो है ना बड़े बड़े तुखम लॉयर खड़े कर दिए, तब भी जो है ना कोर्ट इनको नहीं छोड़ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। बड़ा वाजिब सवाल इन्होंने रखा। देखिए, एक एक करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। बड़ा वाजिब सवाल रखा है कि लगातार विपक्ष आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार ने बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले कोई राहत नहीं दी, आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बड़ा वाजिब सवाल बन रहा है ना सर। मोदी ने सबको सेटिंग कर रखी है, सारे बीजेपी जितने भी आप कैसे बोल सकते हैं? आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? उसके हाथ में है, सीबीआई ईडी उसके हाथ में, सारे जो वो बोलता है वो काम होता है। ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर चुनाव कर दो, गारंटी की बात है। 150 भी नंबर। आप क्या बोल रहे हैं? 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पीएमएलए एक्ट के अंदर धारा 45 के अंदर चेंज करके कि जो भी जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको अपनी जमानत के लिए खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ। उसने जबकि उसने ये किया है कि सभी को अंदर कर दिया है। और देखो अभी तक ये पता नहीं चला है कि शराब घोटाला कितने का है, कितने अमाउंट का है, किसको किसका। जो आप बात बोल रहे हैं, मैं उसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो जो नेता इस वक्त जेल के अंदर, वो प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि वो सही है गलत? इस टाइम पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो अगर मोदी जी को इलेक्शन लड़ना था ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 543 MP के ऊपर ईडी भेज दो, इलेक्शन जीत जाओ। आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड सुन लेते हैं। शोरनी में कि आ रहा हूँ, सबके आपके पास भी आऊंगा, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। जैसा भाई साहब ने कहा कि माइक है, जो मर्जी बोले, तो अगर तथ्यात्मक बात बोले, अपोजिशन पार्टी कुछ बोलती है तो वो तो सब जुमला है, और 4 तारीख के बाद ये बताएंगे। मोदी जी अगर 400 पार बोलते हैं तो वो ठीक है। दूसरी बात, आप ये अभी उनसे भाई साहब से पूछ रहे थे कि विपक्ष इंडिया अलायंस क्यों नहीं कुछ आंकड़े बता रहा? अगर मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं तो विपक्ष क्यों नहीं कोई आंकड़े बता? जा रहा हूँ अभी, जैसे अभी बताया गया, अगर कोई बंगाल से इसी प्रकार का केस अगर मोदी जी भी डाल दे या किसी दूसरी पार्टी में डाल दे, अगर कोई जहाँ पर कर्नाटका वाला भी अगर मोदी जी भी इसी भी एक्ट में डाल दे, तो इसका मतलब बंद तो वो भी होने चाहिए ना, लेकिन नहीं होते। अभी जैसे सीबीआई से या किसी भी से, अभी स्टेट बैंक से, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, इनकी बात मैं ये कहता हूँ कि अभी SBI से जब एक वो पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के ब्याह पर नहीं, जो उनके वकील को सालवे को कितना पैसा दिया गया, तो ये रिपोर्ट देने से मना कर दिया। तो मतलब इतनी पावर, मतलब ऊपर से प्रेशर है ना कि नहीं दे सकते। तो आज तक जब सारी RTI लगाने के बाद जवाब दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते। क्या कारण है? पीछे से प्रेशर है, तभी तो नहीं दे पाते। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहला मुद्दा ये कि जो जेल में डाला गया है उसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में हो रहा है। ये आप बड़ी अहम बात बोल रहे हैं। क्या दिल्ली में ये माहौल बन रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई जेल का जवाब वोट से देंगे। सिंपैथी वाला जो फैक्टर है वो दिल्ली के अंदर पैदा हो रहा है जनता के बीच। क्या हो रहा है? रियलिटी ऐसी है आप लोगों की? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। ये वोट के जेल का जवाब वोट से देंगे, और पूरी दिल्ली में ये लहर है, पंजाब में लहर है, अब हरियाणा भी हमारा आने वाला है। हमने इसीलिए इनको बोला था कि ये काम मत करो, इन्होंने जेल में डाल के अपनी कब्र खोद ली है। आप क्या
सबसे शर्मनाक चीज़ ये है, हम लोग ये कहते हैं कि दवाई जो इंसान को मिले, जब वो पैसे खर्च रहा है, एक तो दवाइयों का रेट जो 4 गुना से ऊपर हो गए, जो दवाई 100 की आती थी वो 400 की आ रही है। उसके बाद सुनिए 945 करोड़ रुपया ड्रग्स, एक एक करके सुन लेते हैं। ड्रग्स फार्मेसीज ने पॉलिटिकल पार्टियों को दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा मोदी को मिला। रेमडेसिविर दवाई जिसको लगने से लोग मर गए यूपी के 3 हॉस्पिटल में, वो बीजेपी की वहाँ गुजरात में बन रही है। एफडीसीए ने क्या बोला? उसने बोला जी हम दिल्ली के अंदर ये सब मुद्दे बन रहे हैं साहब। ठीक है, महिलाओं के पास जा रहा हूँ, महिलाओं के पास उनका वो बहुत देर से इंतजार आ रहा हूँ। थोड़ा महिलाओं से बात, मैं आ रहा हूँ आपके पास, माइक आपके सामने होगा, बात करना। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार, कैसा आपका मुकाबला नजर आ रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी जो भी कर रही है गलत कर रही है। ठीक है, उन्होंने केजरीवाल जी को जो अंदर डाला है सबसे गलत काम किया है, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम पे डाल के तो उन्होंने सबसे गलत काम, जबकि उनको पता है कि यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ये टाइमिंग गलत है, गलत हुआ है? बिल्कुल टाइमिंग ही गलत की उन्होंने। मतलब ईडी तो कब से उनसे पूछताछ के लिए बुला रही थी, अब इसी टाइम में जब इलेक्शन की डेट सिलेक्ट हुई है तभी ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप बताइए। अगर केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है और इलेक्शन आ रहे थे तो इस टाइम उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जितना काम दिल्ली वालों के लिए किया है ना, शायद बीजेपी वालों ने। देखिए, आप एक महिला है, मैं कई अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहा हूँ, कई इलाकों में लगातार ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वहाँ पर महिलाएं बोल रही कि हालात खराब हो गए थे, अलग अलग जगह शराब के जो ठेके वो खुल गए थे, उनके लिए सुरक्षा का मुद्दा बन गया था, बाहर निकलना मुश्किल भरा हो गया। शराब के ठेके खुले थे तो पब्लिक को ये नहीं नजर आ रहा कि अस्पताल, स्कूल, उनमें कितनी फैसिलिटीज हुई थी, कितना उन लोगों को काम दिया गया था। नहीं, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही था एक्साइज पॉलिसी में 2021-22 में, तो उसको वापस क्यों लिया गया? किस चीज के लिए? जब उस पर सवाल उठे तो उसके बाद उसको वापस क्यों लिया गया? आबकारी नीति को, नई आबकारी नीति को। कोई कार्यनीति को लिया नहीं गया था, वो बीजेपी वालों का इस टाइम उन लोगों को, केजरीवाल को हराने का था, कि जिससे कि वो हारे और उनका जो मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है? बहुत गलत किया अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के, बहुत गलत किया है, और ये इनको ही भारी पड़ जाएगा। अब ये मोदी जी को भारी पड़ेगा, अब ये सारी की सारी सीटें अरविंद केजरीवाल जी को। क्या आपको भी लगता है टाइमिंग गलत है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी टाइमिंग गलत है? बेईमान को गिरफ्तार करने की कोई टाइमिंग नहीं होती। कौन है बेईमान? जो ट्रायल के अंदर है और जो जुडिशरी उसका न्याय कर रही है, उन्होंने खुद ही सुन लेते हैं। अरे सुन लेते हैं आपको, अरे आपको सुना, सबको सुनने दीजिए, सुन लेते हैं। उन्होंने हर मंच से खुद चिल्ला कर कहा कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। इसका मतलब उन्हें पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अब चुनाव तो पूरे साल में 5 साल में 3-3 बार चुनाव होते हैं, कई बार उपचुनाव भी होते हैं, तो क्या जुडिशरी और जो इंसाफ करने वाली संस्थाएं हैं वो हाथ पे हाथ करके बैठे रहे कि चुनाव आ रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं। जो बेईमान है वो अंदर जाएगा ही जाएगा, और यही हमारा लक्ष्य है। पूरी पब्लिक मोदी के साथ है, जनता साथ है, 400 पार जाएंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर क्या होने वाला, क्या होगा? दिल्ली की 7 सीटें 10 दोनों बार से भाजपा जीत रही है, आगे भी जीतेगी। अरे इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ। तो अगर इनका संगठन और अगर इनका संगठन इतना मजबूत था और इनके पास इतने कैंडिडेट थे, तो इनको गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? क्या भाई साहब, कोई गठबंधन इन्होंने जो किया है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके पास कांग्रेस पार्टी के सर एक सेकेंड, मैं जब माइक आपके सामने होगा तब बोलिए, सभी को बोलने का मौका दीजिए, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, बोलिए। क्या आप बोल रहे हैं? बोलिए। 44 पार्टियों से गठबंधन किया। मैं आ रहा हूँ, उनके बाद आ रहा मैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि गठबंधन करने की क्या जरूरत है? इन्होंने तो 44 पार्टियों से गठबंधन किया, 44 पार्टियों से। उसका जवाब है ना, वो गठबंधन नहीं है क्या? ठीक है, सुन लिया आपको। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? असलियत ये है इस देश का संविधान खतरे में है। ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 400 का आंकड़ा अगर नहीं इन्होंने कोशिश की तो ये संविधान नहीं बदल सकते। इनकी मेन लड़ाई संविधान बदलने की है। और मैं बताऊं, 180 से ऊपर नहीं जा रहे, 180 से ऊपर नहीं जा रहे। अगर इनके कैंडिडेट सही होते, ये बदलते नहीं। कैंडिडेटों को सुनाओ, यहाँ का जो कैंडिडेट है इनको भगा दिया गया क्योंकि काम नहीं किया, काम नहीं, जुमलेबाज। क्या बोलना चाह रहे? बहुत देर से हेलो, एक सुन लेते। जो कह रहा है 400 पार, 5-5 हजार की में से शर्त लगा लो। जो 400 कह रहा है, मैं 300 कहता हूँ। कोई है तो 300 की लगा दो। कोई है बंदा लगाने वाला है? कोई
सैनिक स्कूल एक मिनट, सैनिक आर्मी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे जिन्होंने अपोज किया राज्यसभा में, तब उन्होंने वापस लिया। किस कारण कर रहे थे आर्मी स्कूल? आर्मी स्कूल इसलिए होता है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? स्कूलों के गेट बनाने में और कमरे बनाने से स्कूल की तरक्की नहीं होती। अगर एक बता दें कि कितने शिक्षक उन्होंने पक्के किए हैं और कितनी भर्ती कम हुई है, उससे तरक्की होती है। दीनदयाल, चलिए ठीक है, बस आखिरी बात। अब आप प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। आराम से देखो, महंगाई के बारे में मैं कांग्रेस के नाम बीजेपी किसी का नाम नहीं लूंगा। पहले 460 का सिलेंडर था, मोदी के बैठते 1000 रुपए का हो गया। यहाँ की टॉप यूपी में दी जा रही। एक भी सुना, प्याज महंगी थी, पीछे पहले घर में हाथ। चलिए ठीक है, इसी के साथ वक्त यहाँ पर पूरा हो गया है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक का वक्त है। कल एक और लोकसभा सीट का हम रुख करेंगे। नमस्कार।